Hello everyone. Today we will take up the discussion on approaches to political analysis. Political analysis से यहाँ मेरा मतलब है political theory. In the previous discussion, we had taken up the topics on the political theory definition, and then we had also taken up the topic that why do we need to understand political theory? Why there is a need to understand political theory? So today I will take up the topic that is the approaches to understand political theory, and also we need to highlight here that what are the approaches का जो हम approaches की बात करते हैं, उपागम की बात करते हैं, ये उपागम क्या होते हैं और ये उपागम किस तरह से हमें हेल्प करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को या पॉलिटिकल साइंस के किसी भी सब फील्ड को समझने में, चाहे हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, पब्लिक पॉलिसी की बात करें, पवाड की बात करें, आईआर की बात करें, हम किसी की भी बात करें, किसी भी टॉपिक को किसी भी कोर्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के अंदर समझने के लिए जो मेजर हमारे इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द अप्रोचेस. और अप्रोच वो आधार है जिसके थ्रू अगर आपका अप्रोच क्लियर है यहाँ पे आईजीपी में या पॉलिटिकल थ्योरी में, अगर अप्रोचेस आपका क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल पिक. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आपका अप्रोचेस क्लियर है तो आप पॉलिटिकल थ्योरी के पूरे पेपर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. पहले भी मैंने बताया है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग द मटेरियल एंड जस्ट मेमोराइजिंग द पॉइंट्स, क्योंकि ये आपको बाद में हेल्प नहीं करेगा. क्योंकि आपको हेल्प करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड द आइडिया एंड देन ट्राई टू कनेक्ट इट एंड ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट थ्रू योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, थ्रू योर जो भी आपके MCQs हैं उसके थ्रू आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी नेचर ऑफ आपका एग्जाम्स हैं. ठीक है. सो वी आर टेकिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अप्रोचेस इन पॉलिटिकल एनालिसिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थिंकिंग. तो सबसे पहले, since the beginning of political thought, political problems, they have been subjected to different kinds of analysis. ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है. इस पॉइंट के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक चिंतन में या जब से पॉलिटिकल थ्योरी या इन पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन शुरू हुआ, तब से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उसको समझने के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, एक लेंस की आवश्यकता थी, एक आधार की आवश्यकता थी, एक बेस की आवश्यकता थी, एक फाउंडेशन की आवश्यकता थी. इस आवश्यकता थी इसकी वजह से हम लोगों ने अप्रोचेस का आधार को समझने की कोशिश की और उसके दृष्टिकोण से फिर हमने बेटर एनालाइज करने की हमारे में क्षमता हुई. पॉलिटिकल जो भी हमारे हैपनिंग्स हैं, पॉलिटिकल जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे जो सोसाइटी में, समाज में, द ग्लोबल लेवल एट लार्ज. द सेकेंड पॉइंट आई वांट टू मेक आउट इज दैट political approach, it helps us to understand the idea of state, the idea of government, institutions, democratic processes, because these are the important you can say the sub factors which further help us to understand, to relate political theory, to relate political science, to relate the political analysis. बिकॉज इसके बिना आप कैसे करेंगे, राज्य के बिना आप कैसे काम करेंगे, आप संस्थाओं के बिना कैसे काम करेंगे, संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, सरकारें क्या करती हैं, क्या उनका रोल है, ये सारी बातें जो है अप्रोचेस हमें मदद करते हैं समझने के लिए. द थर्ड पॉइंट which I'm making is approaches helps us to understand the various explanation of any particular concept, and it further helps us to enhance our understanding of the idea of political. अब जब हम उपागम की बात करते हैं या हम अप्रोचेस की बात करते हैं, ये अप्रोचेस हमें एक्सप्लेनेशन में हेल्प करते हैं, हमें एक मेथड प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जांपल अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम बहुत सारे अप्रोचेस लेते हैं.
ठीक है, तो वो अप्रोच हमें बेटर एनालिसिस करने की हमें हेल्प करते हैं. सो ऑब्वियसली अप्रोचेस they are highly helpful in our understanding. And the fourth point which I am making is approaches constitute a variety of orientations to looking at the world of politics. और ये approaches बहुत सारे orientations हमें प्रदान करते हैं. अगर हमें IR की बात करूँ तो यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद है, रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है, मार्क्सवादी अवधारणा है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म भी है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी है, फेमिनिज्म. देयर आर many approaches to understand a particular political analysis. So the next point which I am making, how approaches are helpful. Approaches are also helpful in understanding many disorganized and fragmented political phenomena. मान लीजिए किसी भी राजनीतिक आधार का कोई संदर्भ होगा जो बहुत हद तक ऑर्गेनाइज नहीं किया गया. फॉर एग्जांपल हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज होंगे, मुद्दे होंगे. तो जब हम किसी अप्रोच को स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसी अप्रोच के अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी डेमोक्रेसी की, वो सारा कुछ हमें समझने में हेल्प मिल जाती है. और हमें सारा कुछ एक ही दृष्टिकोण के अंदर हम उसको हम टाइटल के अंदर या हम उसको कैटेगराइजेशन, कैटेगरी के अंदर हम उसको समझते हैं. और जब हम उसको समझते हैं तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग बन के आती है. जो अभी तक भटकाव रहा होगा कि हम किसी भी टॉपिक पे हमारी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, पर हम उस बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर सब डिवाइड, फर्दर सब कैटेगराइज करते हैं और फिर हम एक फर्दर उसी अंडरस्टैंडिंग में जो है उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं. Then the next point which I am making is it also provides a framework for explanation and prediction. एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले भी बताया, एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को समझाता है. प्रेडिक्शन क्या है यहाँ पे? प्रेडिक्शन क्या है? कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात नहीं है. प्रेडिक्शन जो भविष्य में जो भी आधार बन के आएंगे, फॉर एग्जांपल न्यू लिबरलिज्म, जिस तरह से आज हम न्यू लिबरल एजेंडा की बात करते हैं, क्या भविष्य में ये न्यू लिबरलिज्म एजेंडा रहेगा? ये न्यू लिबरलिज्म के साथ फिर दोबारा से हम कहीं वेलफेयरिज्म की ना हम चर्चा करने लग जाएँ तो क्या उसकी जो उपयोगिता है किसी भी अप्रोच की क्या रहेगी, क्या प्रेडिक्शन रहेगा उसका, तो वो भी हमें एक पर्टिकुलर एनालिसिस में समझने में हमें हेल्प मिलती है. नाउ वी विल फर्दर डिवाइड इट. ये जितने जो अप्रोचेस के आपको इम्पोर्टेंस मैंने बताया यहाँ पे, ये अप्रोचेस हमें ये सारी चीज़ों को हेल्प करने में, हमें समझने में मदद करते हैं, हमें लेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें दृष्टिकोण देते हैं, हमें बेस देते हैं. अब किस तरह के अप्रोचेस हैं हमारे जो सोसाइटी में है और हमारे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, किस तरह के अप्रोचेस अब तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं, पढ़े हैं. तो पहला तो एक परंपरागत अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच. दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, आधार उपागम कहते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच में फिलोसफिकल अप्रोच हो गए, हिस्टोरिकल अप्रोच हो गए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गए, दार्शनिक हो गए, संस्थागत हो गए, और दूसरा जो है उसमें ऐतिहासिक है. और फिर हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक आधार. आधुनिक आधार में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम अप्रोच, जिसे हम ब्लैक बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, डेविड ईस्टन का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है. क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं ये डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच से. तो प्लीज़ रीड इट केयरफुली और नेक्स्ट टाइम मैं इसको कोशिश करूँगी इसको डिटेल्स में पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच करवा दूँ, क्रिटिसिज्म. एंड देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ एलमन, गैब्रियल एलमन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न अप्रोच में. देन जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, और भी उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कम्युनिकेशन मॉडल, डिसीजन मेकिंग मॉडल. तो कम्युनिकेशन मॉडल कार्ल ड्यूश ने दिया था. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट है अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच. ये ट्रेडिशनल इसे हम क्यों कहते हैं, मॉडर्न हम क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसका? सिर्फ इसलिए क्योंकि पुराना है और ये नया है? ऐसा नहीं है. ट्रेडिशनल हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब हम जो परंपरागत आधार की बात करते हैं तो वो काल जो है, उस काल में जो भी फिलासफर, फॉर एग्जांपल अगर हम फिलासफिकल अप्रोच की बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो फिलासफिकल अप्रोच में हम हॉब्स, लॉक, रूसो, गांधी के भी जो भी उनके फ़िलासफ़ी रही होगी, अम्बेडकर की कोई फ़िलासफ़ी है अगर किसी भी तरह की, तो जो भी उनके चिंतन हैं, जो भी उनके आधार हैं, जो बहुत आप कह सकते हो कि पुराने हैं, और उसका जो फ़िलासफ़ी है उनकी, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं और
कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट भी है। अगर गांधी फिलासफी की हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो वो अभी भी रेलिवेंट है। तो फिलोसफिकल अप्रोच हमें हेल्प करता है समझने में। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में एकदम डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट जो अंडरलाइंग फैक्ट है और कंसर्न है इज़ दैट इवन द मॉडर्न मोड ऑफ एनालिसिस they have their roots in traditional political thinking, and there is a degree of continuity in political analysis, और political analysis में एक degree of continuity है traditional approach और modern approach में। जो modern approach का जो आधार है, जो base है, वो traditional approach में है, और बहुत हद तक इनमें continuity है। Obviously there is a change, but you cannot just do away with the traditional approach and we say that they are redundant and no more they are important. So students, next time again I'll come up with another discussion on the traditional and modern approach में जो important approach है वो मैं टिकअप करूँगी, और उसके कुछ जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उस पर चर्चा करूँगी। थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ मी। और मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने जो भी लिंक्स शेयर किए हैं और कनेक्टिविटी का जो आधार माध्यम दिया है उसके थ्रू भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।